मेरे बेटे की अभी तक 3 शादी हो चुकी थी। हर बार शादी की पहली रात को ही दुल्हन गायब हो जाती थी। उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती, लेकिन जब तक हम लोग पहुंचते उतने में दुल्हन गायब हो जाती। आखिर दुल्हन के साथ कमरे में क्या होता था और गायब कैसे हो जाती थी? अब तक हमने अपने बेटे की चौथी शादी करवाई अब, लेकिन इस बार हमने प्लान बनाया कि हम लोग छुपकर देखेंगे कि आखिर कमरे में क्या होता है। जब हम लोगों ने उस कमरे में छुपकर देखा कि आखिर उस कमरे में दुल्हन के साथ होता क्या था और दुल्हन गायब कैसे हो जाती थी, तो हमने कुछ ऐसा देखा कि उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने देखा कि मेरा नाम सुमन है। मैं एक छोटे से और साधारण परिवार में पली बड़ी थी। मैं और मेरा छोटा भाई अपने पिता के साथ रहते थे। मेरी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। हमारी परवरिश हमारे पिता ने ही की थी। खेतों में मजदूरी करके मेरे पिता ने हमें दोनों को पढ़ाया लिखाया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं सरकारी स्कूल की टीचर बनने के लिए परीक्षा दे रही थी। आज सुबह सुबह का समय था। मैं और मेरा भाई जल्दी उठ चुके थे क्योंकि आज मेरा परीक्षा का नतीजा आने वाला था। मैं तो घबराहट के मारे अपने नाखून चबा रही थी। आखिर इतनी मेहनत जो की थी मैंने इस नौकरी के लिए। मेरे पापा और भाई मुझे बार बार दिलासा दे रहे थे कि आखिर सब ठीक होगा। अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा था नतीजा आने में कि तभी हमारे पड़ोस के भैया अपना लैपटॉप लेकर हमारे घर आ गए थे। हमारे परीक्षा का नतीजा वही चेक करते थे क्योंकि हमारे घर में कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था। अब मेरी परीक्षा का परिणाम आ चुका था और मेरी टीचर की नौकरी लग चुकी थी। हम लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। मैंने अपने पापा को कसकर गले लगा लिया क्योंकि उन्होंने ही मुझे मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ कर पाई हूँ सिर्फ अपने पापा की वजह से कर पाई हूँ और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। साथ ही एक दुख भी था कि अगर आज माँ होती तो कितना खुश होती, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। खैर, जैसे ही मेरी नौकरी का पता चला तो मेरी सहेलियाँ मेरे घर आ गई और मुझसे पार्टी मांगने लगी। पापा ने मेरे भाई को कुछ पैसे दिए और बाजार से कुछ मिठाई और नमकीन मंगवाई। हम सब लोगों ने जलेबी, समोसे और कोल्ड ड्रिंक के मज़े लिए। मेरी सहेलियाँ कुछ देर मेरे साथ हंसी मजाक करके बातें करके अपने घर चली गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए और अब मेरी नौकरी की ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। मेरे गांव की कुछ ही दूरी पर एक शहर था जहां मेरी पोस्टिंग थी। कुछ दिन तक तो मैंने बस से ही आना जाना किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने एक स्कूटी ले ली और उससे आने जाने लगी। पापा की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। छोटा भाई अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पूरे घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ चुकी थी। घर का काम करके मैं नौकरी पर जाती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे बुआ के लड़के की शादी थी और हम सबको शादी में जाना था। हम लोग सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली और हम लोग शादी में चले गए क्योंकि वो अकेले कैसे रह पाते और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, तो मैं उनको अकेले छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहती थी। शादी में जाकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से शादी को एंजॉय किया और शादी से वापस आ गए। आकर मैं घर की सफाई में लग गई क्योंकि इतने दिनों से घर बंद पड़ा था, जिसकी वजह से घर में धूल मिट्टी भर गई थी। कुछ दिनों बाद अचानक पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। कुछ दिन एडमिट रखने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब मैंने उन्हें शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की सोची। दूसरे दिन मैंने पापा को दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी कि इतने में ही पापा हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। हमसे तो मानो जैसे हमारी दुनिया ही छिन गई थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके खुद को और अपने भाई को संभाला और घर आ गए। पापा की 13वीं हो गई और मैंने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। मैंने अपने छोटे भाई का एक बड़े से कॉलेज में दाखिला करवाया और उसे एक अच्छे से हॉस्टल में छोड़ा। अब मैं बीच बीच में अपने भाई से मिलने जाती और जिसे चीज़ की ज़रूरत होती उसको देकर आ जाती। अब मैं घर पर अकेले रहती थी। माँ पापा की याद मुझे बहुत सताती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिन बाद मेरे मामा मामी मेरे घर आए और उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी क्योंकि
जहाँ पर मेरी नौकरी थी वो मेरे ननिहाल से बहुत दूर था। आने जाने में कई घंटे लगते थे, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। दरअसल वो मेरे रिश्ते के लिए आए थे। मामा ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, अब तक तुम अकेली रहोगी, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारा सहारा तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। अभी मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं मामा मामी को कैसे बोल सकती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े थे और मेरे माँ पापा जैसे थे। आखिर उनको भी तो मेरी फिक्र थी। खैर मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। कुछ दिन यूं ही निकल गए और फिर एक दिन मामा का कॉल आया। वो कहने रहे थे कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दूसरे दिन लड़के वालों के आने से पहले मामा मामी आ गए और सब तैयारियों में मेरा हाथ बटाने लगे। दूसरे दिन लड़के वाले आए और मुझसे कुछ बातें की और कहा कि हमें लड़की पसंद है। इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरे होने वाले पति का नाम सुमित था और वो भी सरकारी नौकरी करते थे। अफसोस की बात यह थी कि वो भी मेरी तरह अनाथ थे। घर में एक सुमित और उनकी बहन माया ही रहते थे। इस तरह से मेरी सुमित से फ़ोन पर बात होने लगी थी और हम दोनों के दिल मिलने में समय नहीं लगा। मुझे भी सुमित का व्यवहार और विचार बहुत अच्छे लगे थे। अब मेरे भाई का भी कॉलेज पूरा हो गया था। अब मेरा भाई घर आया और मुझसे बहुत सारी बातें करने लगा। अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख फाइनल हो गई और मेरा भाई भाग भाग कर शादी की तैयारियां कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी शादी में कोई कमी नहीं होने देना चाहता। वैसे भी मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहने वाली थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो मेरे माँ बाप की। उनकी याद मुझे बहुत सता रही थी। खैर अब मुझे एक बात की बहुत चिंता थी कि मेरी शादी के बाद मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा। मुझे डर था कि कहीं वो अकेला रहकर बिगड़ ना जाए। मैंने इस बारे में अपने मामा से बात की तो उन्होंने मेरे भाई को अपने पास रखने के लिए बोल दिया। मामा ने कहा उसकी देखभाल हम कर लेंगे और अब कभी भी कोई कमी नहीं होने देंगे। खैर कुछ दिन बाद मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से सुमित के साथ हो गई और खुशियों के साथ मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सुमित के रिश्तेदारों ने मेरा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से स्वागत किया और सारी रस्में पूरी की। मैंने और सुमित ने अपने नए जीवन की नई शुरुआत की। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मेरी छोटी ननद माया, जो कि सुमित की बहन, वो भी बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रही थी और वो काफ़ी होशियार भी थी। अब मेरा भाई बड़ा हो गया था और एक अच्छी जॉब भी करने लगा था। खैर अब माया की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और हमारे आसपास के रिश्तेदारों से माया के लिए रिश्ते आने लगे थे। सुमित ने भी अब माया की शादी करने का मन बना लिया था। कुछ दिन बाद माया का रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में हो गया। एक दिन हम तीनों बैठकर खाना खा रहे थे कि सुमित ने बताया कि माया के होने वाले ससुर का फ़ोन आया था। उन्होंने शादी की तारीख पक्की कर दी है और 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। हम लोग तैयारियों में लग गए, क्योंकि एक लड़की की शादी करते समय बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। शॉपिंग और घर की साफ सफाई में पता नहीं कब 1 महीना निकल गया। अब शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। आखिर शादी का दिन आया और माया की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई गई। शादी के बाद सभी रिश्तेदार चले गए और मैं सामान समेटने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद मैं कुछ देर के लिए आराम करने चली गई और ऐसे ही काफ़ी दिन निकल गए। अब एक समस्या आ गई थी। मेरे और सुमित की लाख कोशिशों के बाद भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर हम दोनों थक चुके थे। ऐसे ही एक दिन हमारे पड़ोस में एक नए पड़ोसी आए। वो अपने बेटे के साथ रहने आई थी। कुछ दिनों में ही वो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। कभी कभार उनके घर में किसी चीज़ की कमी हो जाती तो वो हमारे घर लेने आ जाती थी। एक दिन हम लोग बैठे थे, तभी मेरी पड़ोसन घर आई और कहने लगी कि मेरा एक भतीजा है, उसके भाई भाभी बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी से वो अकेला रहता है। मैंने ही उसकी लिखाई पढ़ाई और मैंने ही उसकी एक अच्छी जॉब लगवा दी है। अब वो बड़ा हो गया है, इसीलिए वो अकेले रहता है। क्यों ना आप लोग उसे गोद ले लो। हालांकि उम्र में बड़ा है, लेकिन अच्छे संस्कार में पला बड़ा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने शाम को सुमित के आने के बाद उनसे बात की। मैंने उनको सारी बात बताई। सुमित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, देखो सुमन, हम लोगों का
इस पर कोई जोर नहीं है। जब भगवान यही चाहते हैं कि हमारी कोई संतान ना हो तो यही सही, और हमें भी यही मंजूर करना पड़ेगा। हमें आज नहीं तो कल एक बच्चा एडॉप्ट तो करना ही है, तो क्यों ना कि हम पड़ोसन दीदी के भतीजे को ही गोद ले लें, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनाथ होना कितना दुख देता है। अब दीदी इतनी अच्छी हैं तो उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया है, तो वो भी अच्छा ही होगा और उस बेचारे को भी माँ बाप का प्यार और साथ मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने उस लड़के को गोद लेने का विचार बना लिया। उसका नाम गौरव था। गौरव और हम लोगों को शुरू शुरू में तो बहुत समझने में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन वो कुछ दिनों में ही हमारे साथ घुल मिल गया और हम भी उसे बिल्कुल अपना बेटा ही मान चुके थे। ऐसे ही एक साल निकल गया और हमने गौरव की शादी करने की सोची। गौरव के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ जगह रिश्ते देखने के बाद गौरव के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम काव्या था। हम लोगों ने काव्या और गौरव की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा दी। शादी के बाद की सभी रस्में पूरी की गईं और काव्या को गौरव के कमरे में हमने छोड़ दिया। थोड़ी देर में मैं और सुमित भी अपने कमरे में आकर सो गए। तभी कुछ देर बाद गौरव के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग बहुत घबरा गए और भागकर गौरव के कमरे में गए। गौरव के कमरे में गए तो वो बेहोश पड़ा था और काव्या कमरे से गायब थी। हम लोगों ने गौरव को जैसे तैसे करके होश मिलाए और काव्या के बारे में पूछा। गौरव ने अपना सिर पकड़कर कहा कि उसको कुछ नहीं पता। उसने बताया कि वो जैसे ही कमरे में आया बेहोश हो गया और उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी नहीं पता। हम लोग बहुत घबरा गए। आखिर की काव्या कहाँ गई? हम लोगों ने काव्या की हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। आखिर में हम लोगों ने ये मान लिया कि शायद काव्या इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए अपने पसंद के लड़के के साथ भाग गई होगी। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर हम लोगों ने गौरव की दूसरी शादी करने की सोची। काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें एक अच्छा रिश्ता मिला। गौरव की शादी हो गई। अब जैसे ही लड़की को कमरे में छोड़कर आए तो फिर वैसे ही आज भी गौरव के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई और हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा गौरव बेहोश पड़ा था और उसकी बीवी भी कमरे से गायब। हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई। घबराहट के मारे हमारी जान ही निकलने जा रही थी। इसी तरह गौरव की तीसरी शादी भी हो गई और शादी की दूसरी रात ही दुल्हन गायब हो जाती। गौरव बेहोश मिलता। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लोगों ने गलत बातें चलनी शुरू कर दी। कोई कहता कि गौरव पर बुरी शक्तियों का साया है, तो कोई कहता कि गौरव अपशगुनी है। खैर, हम लोगों का मुंह तो पकड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हमने लोगों की बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब तो गौरव का रिश्ता होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को हमारे घर बहू बनाकर भेजना नहीं चाहता था। सबको यही लगता था कि हमारे घर में काला जादू होता है, जिसकी वजह से लड़कियां गायब हो जाती हैं। अब हम लोग पूरी तरह से परेशान हो गए थे, लेकिन हम लोग गौरव को ऐसे नहीं रहने देना चाहते थे। हम लोगों ने गौरव की चौथी बार शादी करने के बारे में सोचा और हम लड़की तलाशने लगे। अब की बार हमें इतनी आसानी से रिश्ता नहीं मिलने वाला था। जैसे तैसे करके एक रिश्ता मिला और वो पहले से ही शादीशुदा थी। लड़की का नाम गीता था। गीता की शादी को 5 महीने ही हुए थे और उसके पति का देहांत हो गया था। गीता एक विधवा की ज़िंदगी गुजार रही थी। हम लोगों ने गीता के माँ बाप से गौरव की शादी के बारे में बात की और हमने गौरव की 3 शादियों के बारे में भी बता दिया। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। अब लोगों ने गौरव और गीता की शादी करवा दी। हमारा दिल बहुत घबराया हुआ था, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जैसे बाकी शादियों के बाद हुआ था। अब की बार मेरी ननद भी आ गई थी। गीता का गृह प्रवेश करवाया। माया शादी के बाद अपने पति के साथ विदेश चली गई थी और शादी के बाद अब लौटी है विदेश से। उन लोगों को मैंने सारी बातें फ़ोन पर ही बता दिया था। गीता का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया। यूँ तो खुशी का दिन था, लेकिन हम लोगों में से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो बस पुरानी बातें घूम रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। हमारे मन में तो बस यही डर था कि पिछली बार की तरह हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। इस बार मेरी ननद ने कहा कि क्यों ना हम लोग आज देखें कि आखिर गौरव के कमरे में होता क्या है। हम लोगों ने माया की बात मान ली और आज रात गौरव के कमरे में छुपकर देखेंगे ने का प्लान बनाया कि आखिर होता क्या है। जैसे ही रात हुई हम लोग गौरव के कमरे में एक कोने में छुप गए
और सोचने लगे कि देखते हैं आखिर आगे क्या होगा। जैसे ही गौरव कमरे में आया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। हमने देखा कि गौरव कमरे में एक बड़े से चाकू के साथ आया। गौरव ने जैसे ही गीता पर वार करना चाहा, तब सुमित ने जाकर उसको पकड़ लिया। हम लोगों को वहां देखकर गौरव घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुमित और मेरे नंदोई ने उसको कसकर पकड़ रखा था। सुमित ने एक जोरदार थप्पड़ गौरव के गाल पर जड़ दिया। गौरव रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैं आपकी पड़ोसन दीदी का बड़ा बेटा हूँ, ना कि उनका भतीजा। हम लोग हमेशा ही ऐसे एरिया देखते हैं जहाँ भोले भाले लोग रहते हैं और फिर उनको अपना शिकार बनाकर लूट लेते हैं। इसी तरह से हमने आपको भी शिकार बनाना चाहा था। जैसे ही मेरी माँ को पता चला कि आपकी कोई संतान नहीं है और आपको एक संतान को गोद लेना है, तो मेरी माँ ने मुझे अपना भतीजा बनाकर एडॉप्ट करवाने का प्लान बनाया, ताकि आप लोगों की सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा कर यहाँ से भाग जाएं। इसीलिए मैंने सभी लड़कियों को जिससे भी मेरी शादी होती मैं उसे मार देता, क्योंकि अगर मैं शादी के बाद उन्हें अपनी पत्नी बना लेता तो हमारा लूट का प्लान बिगड़ जाता। मैं शादी से मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आप लोगों को शक हो जाता। इसीलिए मैं अपनी दुल्हन को बेहोश करके पीछे के दरवाजे से उसे बाहर भिजवा देता और खुद बेहोशी की दवा सूंघकर बेहोश हो जाता, ताकि आप लोगों को शक ना हो। बाद में उन लड़कियों को मारकर खेतों में दफना देता। ये सब इसलिए करता था जिससे आप सबको लगे कि दुल्हन भाग गई। हम लोगों ने गौरव की बात सुनकर अपना सिर पकड़ लिया था। सुमित ने पुलिस को कॉल कर दिया। हमने गौरव और उसकी माँ और भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं तो बस यही सोच कर मरे जा रही थी कि कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। उन लड़कियों का क्या कसूर था जो बिना किसी कसूर के गौरव की शिकार बन गई और इस दुनिया से चली गई। मुझ में और हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कुछ कर सकूं। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब कोई भी इन माँ बेटों के शिकार में नहीं फंस पाएगा, क्योंकि हमने उस पर मुकदमा दर्ज किया था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। दोस्तों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करा करें।